नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त भारत 24 पर आप देख रहे हैं 9 बजे द रूबिका लियाकत शो। आज कौन कौन सी खबरों को बहुत तफसील से विस्तार से आपके सामने हम रखने वाले हैं, आपके लिए ये एक छोटा सा जिसे स्निपेट कहते हैं ना खबरों का, वो रख देती हूँ। आज नीतीश बाबू की जो पुरुषवादी सोच है उसे उजागर करना है। एजुकेशन सिस्टम में बदलाव जरूरी है, लेकिन वो विश्लेषण कि क्यों गुरुकुल शिक्षा आज की जरूरत बन गई है, हमें हजारों साल पीछे जाना ही होगा। और क्यों ऐसा हम कह रहे हैं आप जानेंगे। फिर बात होगी प्रदूषण की। मैं अभी मध्य प्रदेश में थी, उससे पहले छत्तीसगढ़ में। वहां खुलकर सांस ले सकता है वहां का रहने वाला बाशिंदा, लेकिन जैसे ही हमारा प्लेन दिल्ली में लैंड करता है तो ऐसा लगता है जैसे आप गैस चेंबर में आ गए हैं। आपके फेफड़े चीख चीख कर कहते हैं कि हम दम घुटने से मरने वाले हैं। प्रदूषण पर कैसे बेशर्मी और निर्लज्जता से आम आदमी पार्टी आरोप प्रत्यारोप कर रही है और कैसे व्यस्त हैं कहीं और अरविंद केजरीवाल, आपके सामने खबर। फिर इंडिया गठबंधन 24 से पहले क्यों बिखरता नजर आ रहा है, अखिलेश केजरीवाल कैसे बढ़ा रहे हैं विपक्ष की चिंता, क्या होगा 2024 का गणित, वो आप देखेंगे। और फिर ये मेरा हिंदुस्तान है जहां आज रंगोली का महत्व हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं द रूबिका लियाकत शो की। एक कहावत है, बातन हाथी पाइए बातन हाथी पांव। अब मतलब क्या है इसका वो आप जानेंगे, पहले कहानी सुनिए। एक गुरु के 2 चेले थे, दोनों ज्योतिष। गुरुकुल के जमाने में जैसी परंपरा हुआ करती थी उस हिसाब से जब उनकी पढ़ाई पूरी हो गई तो गुरुजी ने उनके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए बारी बारी से अपने दोनों चेलों को वहां के राजा के पास भेजा। राजा ने पहले चेले से अपना भविष्य पूछा और यह भी कि बताओ मेरी उम्र कितनी है, मैं कितने साल जीऊंगा। तो जो पहला चेला था उसने कुंडली खंगाली और कहा कि महाराज आप तो बहुत जीने वाले हैं, आपकी पत्नी मर जाएगी, आपके बेटे बेटी मर जाएंगे, नाती पोते मर जाएंगे, पड़पोते भी मर जाएंगे, आपके आसपास के सारे लोग मर जाएंगे, लेकिन आप जिंदा रहेंगे, आपकी तो उम्र बहुत लंबी है। अब ये कहने के बाद चेले को उम्मीद थी कि राजा इस बात को सुनकर उनको इनाम देंगे, दान देंगे, लेकिन ये सुनकर तो महाराज जो है वो भड़क गए और बोले, तुम मुझे खुशखबरी दे रहे हो कि श्राप दे रहे हो? मेरे सारे प्रियजन मर जाएंगे तो मैं जीकर क्या करूंगा? राजा ने गुस्से में उसे हाथी के पांव तले कुचलवा देने का आदेश दिया। अब यह खबर गुरुजी तक पहुंची तो गुरुजी ने राजा को संदेश भेजा और कहा कि कुछ दिन इस सजा को टाल दीजिए। और यह कहकर उन्हें अपने दूसरे चेले की याद आई और उस दूसरे चेले को फिर उन्होंने राजा के पास भेज दिया। राजा ने उनसे भी यही सवाल पूछा कि बताओ भाई मेरा भविष्य क्या है। तो इस दूसरे चेले ने जो भी गणना की उसके हिसाब से उन्हें कहा कि महाराज आप तो सौभाग्यशाली हैं, आपकी बड़ी लंबी उम्र है, आपको तो लंबी उम्र का वरदान मिला है। जब तक सूरज, चांद, सितारे चमकते रहेंगे, गंगा में पानी बहता रहेगा, तब तक आप जिंदा रहेंगे। राजा बड़ा खुश हो गया और राजा जी ने सोने चांदी से इस दूसरे चेले को तौल दिया और उसी चेले के अनुरोध पर बेतरतीब तरीके से सत्य को परोसने वाले पहले चेले को छोड़ भी दिया। दरअसल भाग्य राजा का वही था जो पहले चेले ने बताया था, लेकिन बताने का तरीका अलग अलग था। राजा ने पहले को हाथी के पांव के नीचे कुचलने की सजा सुनाई और दूसरे से खुश होकर उसे हाथी पर बैठाकर उसका जुलूस निकाला। मतलब बातन हाथी पाइए बातन हाथी पांव, अर्थात वही हाथी आपको पांव नीचे कुचल भी सकता है और उसी हाथी के पीठ पर बैठकर आप सवारी भी कर सकते हैं। इस बात पर यह डिपेंड करता है कि आप शब्द कौन सा चूज करते हैं। मतलब आप कड़वी से कड़वी बात भी सुनने में अच्छी लगने वाले शब्दों में कह सकते हैं, इसीलिए बहुत सोच समझ कर कहना चाहिए। अगर आप पब्लिक फिगर हैं तो और भी ज्यादा, क्योंकि लोग आपको, आपकी बातों को, आपके सोच व्यवहार को फॉलो करते हैं। और कल जो बिहार की विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया, वो इन सारी की सारी उपयुक्त बातों की धज्जियां उड़ाना है। उन्होंने शर्म को भी शर्मिंदा कर दिया। जो मैंने आपको कहानी सुनाई ना, बातन हाथी पाइए बातन हाथी पाओ, वही बात इसमें हो गई।
नीतीश कुमार ने ना पद की गरिमा रखी, ना करीब 55 साल के अपने राजनीतिक तजुर्बे की, ना विधायक पद की, ना विधानसभा की, ना महिलाओं की गरिमा की। हम आपको बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वो शब्द सुना भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उन शब्दों में मर्यादा नहीं है, फूहड़ता है। वो सभ्य समाज में कहने वाली भाषा नहीं है, और अगर मैं कहूंगी तो आपको सुनने में अच्छी नहीं लगेगी। इस दौरान सदन में कई महिला सदस्य मौजूद थी, ज्यादातर तो पुरुष ही थे, मगर सबके सब हैरान थे कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या एक सीएम ऐसे शब्द बोल भी सकता है? एक महिला सदस्य तो उनके बयान पर लगभग रुआसी हो गई थी, जिनसे आज हमने बात की, निवेदिता सिंह। कोई भी काम अगर पर्दे के पीछे होता है तो पर्दे के पीछे रहता है। पर्दे के सामने लाने का हर विषय हर समय हर जगह स्थान तय होता है। ये सारे लोग जानते हैं, जो भी महिला है या पुरुष है। और आज मुख्यमंत्री जी भी किसी माँ के गर्भ से पैदा लिए थे। इस बयान से महिला संगठनों बीजेपी की तरफ से जमकर विरोध हुआ। राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू ने इस बयान पर नोटिस भेज दिया नीतीश बाबू को। दिल्ली महिला आयोग ने इस बयान की निंदा की है। उनकी सहयोगी पार्टी को इसमें कोई खराबी लेकिन नजर नहीं आ रही। आरजेडी तो इस बचाव में देखिए 2 कदम आगे चली गई। पहले तो देखिए कैसे डिप्टी सीएम अपने सीएम की फुहड़ता का बचाव करते दिख रहे हैं। अभी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसकी लोग जो है शर्माते हैं, हिचकते हैं, तो उससे लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है। ये तो आपने बयान सुना। आरजेडी के ट्विटर हैंडल से, वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट आया है वो तो मैं आपको पढ़ के सुना भी नहीं सकती। जिस बयान से नीतीश बाबू ने पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया, उसके पीछे उनकी मंशा क्या थी, इस पर हम सवाल नहीं उठा रहे। वो कल विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण पर बोल रहे थे, अच्छी बात है, लेकिन जनसंख्या पर बात करते करते वो सेक्स एजुकेशन पर बोलने लगी। चलिए ये भी अच्छी बात है, लेकिन इन शब्दों में न सिर्फ फुहड़ता थी बल्कि उनकी पुरुषवादी मानसिकता भी उजागर हो रही थी। मतलब पुरुष को मनमानी करने की छूट है, वो ये कह रहे थे। मर्दवादी सोच में मर्द यही सोचता है कि महिला तो मेरी जागीर है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं जो चाहे करूं, जिम्मेदारी है तो इस महिला की है। नीतीश जी, आप जो महिलाओं को सिखा रहे थे वो पुरुषों को सिखा देते ना। और ये बात उन्होंने पहले विधानसभा में कही और फिर विधान परिषद में, और विधान परिषद में तो उससे भी ज्यादा डिटेल वर्जन में चले गए नीतीश बाबू। फैमिली प्लानिंग केवल महिलाओं की जिम्मेदारी है क्या? और यही वजह है कि पूरे देश में नीतीश बाबू के खिलाफ विरोध की आवाज उठ रही है। 2 वजह, पहली फुहड़ता और दूसरी ये पुरुषवादी मानसिकता कि महिला जो है वो अपने आप का बचाव करे, पुरुष तो आजाद है कुछ भी करने के लिए। उन्होंने जो शब्द कहे उसके पीछे की मानसिकता समझिए। उन शब्दों में छिपी सोच सभ्य समाज आज की तारीख में मंजूर नहीं कर सकता। वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। इंडी अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। पीएम मोदी जो कह रहे हैं वो 100% सही है। बताइए कोई एक नेता आ गया हो सामने, और ये वही बात है जो पूरा देश कह रहा है। पूरा देश जिस बात को सोच रहा है वही बात कही है पीएम ने। लेकिन नीतीश बाबू, उनकी सरकार, उनके समर्थक और ऐसे समर्थक जिनसे भगवान बचाए, क्या कह रहे हैं? मंशा समझो, नीतीश बाबू के कहने का मतलब समझो। अरे क्या, समझने के लिए आपको शब्दों का भी तो बेहतर तरीके से प्रयोग करना होगा ना। ऐसी क्या समझाइश जिसे सुनकर भी शर्म आने लगे। ये इतनी फुहड़ और आपत्तिजनक बात थी कि जब पूरे देश में थू-थू होने लगी तो आम लोग और महिला संगठन जब उनकी सोच और मानसिकता पर सवाल उठाने लगे तो नीतीश बाबू खुद ही अपनी निंदा करने लग गए। विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी वो कई बार शर्मिंदा होते दिखे, अपनी खुद की आलोचना और निंदा कर रहे थे। देखिए, अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं।
और मैं अपनी निंदा करता हूं, मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करें। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं और अपनी उन सारी चीजों को वापस लेता हूं। ने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं, इसको हम वापस करते हैं। अब वहां इतने सारे पत्रकार खड़े थे, मुझे समझ नहीं आ रहा पत्रकारों ने उनके इस माफी मांगने के बाद सवाल क्यों नहीं पूछा। सवाल ये कि ये निंदा किस बात पर है नीतीश बाबू? ये आपकी मंशा की निंदा कर रहे हैं आप, कि जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उसकी निंदा कर रहे हैं, कि विधानसभा में जिस ढंग से बात कही उसकी निंदा कर रहे हैं, कि फूहड़ता जो आपकी तरफ से जाहिर की गई उसकी निंदा कर रहे हैं, या फिर इस बात की निंदा कि बेवजह उड़ता हुआ तीर ले लिया? क्या जरूरत थी सेक्स एजुकेशन पर ऐसे बात करने की? किस बात की निंदा कर रहे हैं आप? और चलिए आप माफी मांग रहे हैं, ये देश बड़े दिल का मालिक है, माफ करने में देर नहीं करता है, लेकिन क्या माफी दिल से मांगी गई है या फिर प्रेशर में आने के बाद बेमन से मांग रहे हैं? बयान एक बार नहीं दो बार सदन के भीतर आपने दिया, विधानसभा विधान परिषद दोनों में बेहिसाब फूहड़ता। मैं जानती हूं कि आज भी जब हम ये स्टोरी कर रहे हैं और आपके सामने ये स्टोरी जब मैं रखने वाली हूं तो कई ऐसे हैं जो असहज हो जाएंगे। खुद हमारी टीम में इस पर एक राय नहीं थी। हो सकता है कई जगह पूरा परिवार टीवी पर ये शो देख रहा हो, बच्चे भी बैठे हों, कुछ लोगों ने मोबाइल फोन पर साउंड को थोड़ा डाउन कर दिया हो, कान में या फिर ईयरफोन या ईयरपैड्स जो हैं वो लगा दिए हैं, जो एयरपॉड्स होते हैं वो लगा दिए हों, क्योंकि हम सबकी परवरिश ऐसी हुई है, हमें ये बातें अनकंफर्टेबल कर देती है। सेक्स ये शब्द हमें अनकंफर्टेबल कर देता है। हाल ही में एक फिल्म आई थी ओ माय गॉड 2, जिसमें पंकज त्रिपाठी अपने बच्चे के बचाव में एक महिला वकील की तारीफ करते हैं, ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं जो हजारों सालों से हमारे ग्रंथों में लिखे गए थे, क्लिष्ट हिंदी। और उस क्लिष्ट हिंदी में वो उस महिला वकील के पूरे शरीर का वर्णन कर देते हैं, और इस तरह के वर्णन को हमारे साहित्य में नख शिख वर्णन, यानी पैर के नाखून से सिर की चोटी तक की सुंदरता का वर्णन करना कहा गया है। और ये काम फिल्म का ये कैरेक्टर भरे कोट में करता है। महिला वकील को कोई दिक्कत नहीं होती, उल्टा वो उन्हें थैंक यू कहती है। और इसी फिल्म का मकसद ये था कि समाज को सेक्स एजुकेशन के प्रति जागरूक करना, लेकिन इसे भी बेइंतहा विरोध का सामना करना पड़ा। और ये विरोध इसलिए हुआ क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में खामी है, मानिए इस बात को। हमारे देश में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया 1835 में, और इसे लाया कौन? थॉमस बेबिंगटन, जो लॉर्ड मैकले नाम से मशहूर थे। उनकी शिक्षा नीति का जो घोषित मकसद था ना, वो था भारत में मॉडर्न एजुकेशन को लागू करना। लेकिन एक छिपा हुआ मकसद भी था, और वो छिपा हुआ मकसद था भारत की संस्कृति को, भारत के परंपरागत शिक्षा सिस्टम को खत्म करने का मकसद, और गुलामी की मानसिकता अंदर जड़ तक पहुंचा देने का सिस्टम। मैकले ने इसके तहत डाउनवर्ड फिल्टरेशन थियरी, अधोगामी यानी जो नीचे की तरफ आए, निस्पंदन जो फिल्टर हो, अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत अपनाया, यानी अंग्रेजों की सोच को टॉप से लेकर बॉटम तक लागू कर दिया जाए। इसके तहत भारत के उच्च तथा मध्यम वर्ग के एक छोटे से हिस्से को शिक्षित करना था। इससे क्या होता? एक ऐसा वर्ग तैयार हो जाता जो रंग और खून से तो भारतीय दिखता, लेकिन विचारों से ब्रिटिश। ये वर्ग सरकार और आम जनता के बीच एक कड़ी की तरह काम करता, क्योंकि उसे जब देखते तो कहते आदमी तो अपना ही है, लेकिन वो सोचता कैसे? उनकी तरह। देश आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन इस गुलामी की मानसिकता के कई निशान, यकीन कीजिए, अब भी हम में बचे हुए हैं, जिसे पीएम मोदी ने हटाने का संकल्प लिया था। याद कीजिए कि गुलामी की मानसिकता देश की सोचिए भाइयों, कब तक दुनिया हमें सर्टिफिकेट बांटती रहेगी? हमें गुलामी से मुक्ति चाहिए। हमारे मन के भीतर दूर दूर 7 समंदर के नीचे भी गुलामी का तत्व नहीं बच रहना चाहिए।
ये एजुकेशन सिस्टम भी तो वही है ना। ये जो तथाकथित सेक्स एजुकेशन, ये भी तो गुलामी की निशानी है। मैकले ने क्या किया? उन्होंने हमारी शिक्षा व्यवस्था को तोड़ा, गुरुकुलों को खत्म कर दिया। गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती थी उसे धूल में मिला दिया। आपको पता है गुरुकुल की शिक्षा के 4 मकसद थे। मतलब पढ़ लिख कर किसी इंसान को ये 4 लक्ष्य हासिल करने चाहिए। पहला धर्म, दूसरा अर्थ यानी कमाई, तीसरा काम या फिर सेक्स, और चौथा मोक्ष यानी खुद की मुक्ति। गुरुकुल में पढ़ाई के 3 चरण हुआ करते थे। पहला गुरुकुल जहां 10 साल की उम्र तक पढ़ाई होती, उसके बाद परिषद होता जहां विशेषज्ञ पढ़ाते, जिसमें कामशास्त्र भी पढ़ाया जाता था। इसमें उम्र होती थी 12 से 18, यानी टीन एज के आसपास का वो टाइम। और इसके बाद हायर एजुकेशन, उसके लिए तपस्थली यानी आज की भाषा में पोस्ट ग्रेजुएशन। मतलब कामशास्त्र हमारी शिक्षा व्यवस्था का, हमारी लाइफस्टाइल का एक अहम हिस्सा था। लेकिन मैकले की शिक्षा व्यवस्था ने इसे तबाह कर दिया। जब दुनिया सेक्स एजुकेशन का एस भी नहीं जानती थी, तब ईसा से 4 सदी पूर्व से लेकर ईसा के बाद की दूसरी सदी के बीच भारत में कामसूत्र जैसा ग्रंथ लिख दिया गया। यह शास्त्र दुनिया का पहला प्रामाणिक ग्रंथ है जो आज भी बेस्ट सेलर्स में शामिल है। इसमें बगैर फूहड़ता के खुलकर चर्चा की गई है काम पर, सेक्स पर। इतना ही नहीं, हमारी शिक्षा व्यवस्था में काम शास्त्र एक विशेष विषय के तौर पर पढ़ाया भी जाता था। जब अंग्रेज हमारे इस ज्ञान को पश्चिम लेकर गए तो वहां पर सेक्स एजुकेशन की थ्योरी शुरू हो गई, मॉडर्न एजुकेशन का हिस्सा बन गया। जबकि उससे सैकड़ों हजारों साल पहले से हमारी खुली हुई सोच के सबूत कई सारे मंदिरों में मिलते हैं। ओडिशा के कोणार्क के सूर्य मंदिर में बुद्ध धर्म से जुड़ी अजंता और एलोरा की गुफाओं में काम कलाओं पर चित्र दिखते हैं, मूर्तियां दिखती है। अजंता की गुफाओं में ये चित्र ईसा से 2 सदी पहले बनाए गए। एलोरा की पेंटिंग्स 5वीं से 10वीं सदी के बीच की बनाई गई। मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिरों में काम कला से जुड़ी मूर्तियां मिलती हैं और ये मंदिर 950 से 1050 ईस्वी के बीच बनाए गए थे। केवल 1 या 2 नहीं बल्कि 85 मंदिर बनाए गए हैं जिन्हें यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया है। मतलब उस दौर में मंदिर पूजा पाठ के साथ काम शास्त्र की पढ़ाई भी हुआ करती थी। लेकिन मैकले के सिस्टम और उसके बाद भी जारी मॉडर्न एजुकेशन के नाम पर, सेक्स एजुकेशन के नाम पर जो मजाक हुआ वो आज मिसाल के तौर पर दिख रहा है। नीतीश कुमार का ये बयान उसी का उदाहरण है। नीतीश बाबू शब्द में ब्रह्म है। तीर कमान से बात जुबान से और प्राण शरीर से निकल जाने के बाद वापस नहीं आते हैं। शब्द ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। इसीलिए केवल जुबानी जमा खर्च का हिसाब नहीं है, सोच का भी हिसाब है। और इस सोच को अब खत्म करने का वक्त है और इस बात का एहसास करने का वक्त है कि अगर समाज को सभ्य बनाना है तो हमारी संस्कृति को एक बार फिर से पढ़ना होगा, समझना होगा। अब आगे बढ़ेंगे। एक तस्वीर आपको दिखाना चाहती हूं। यह तस्वीर उस पार्टी के ट्विटर हैंडल से पोस्ट की गई है जो दिल्ली की जनता से अपना मुंह छिपाती फिर रही है। इस तस्वीर में पीएम मोदी का चेहरा दिखाया गया है और चेहरे पर मास्क लगाया गया है। दिल्ली में जो हालात है उसे देखते हुए इस तस्वीर में बस एक ही कमी है और वो कमी यह है कि यह चेहरा पीएम मोदी का नहीं बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का होना चाहिए। यह चेहरा अरविंद केजरीवाल का होना चाहिए था। और मैं ये क्यों कह रही हूं, इसके पीछे तथ्य हैं जो तथ्य आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अपनी बात करनी जरूरी है। दिल्ली की जनता की बात करनी जरूरी है। ये जो तस्वीर आप देख रहे थे ये तस्वीर नहीं है, ये मुखौटा है, ये मास्क है और ये मास्क अरविंद केजरीवाल ने लगाया हुआ है। और ये मास्क दिख रहा है फिलहाल आपको मोदी जी के चेहरे पर। दिल्ली के प्रदूषण पर आज का अपडेट क्या है? प्राइमरी से 8वीं तक के स्कूल अब 18 नवंबर तक बंद रहेंगे।
बच्चों की बात सुन लीजिए। हमारा भविष्य, वो समाज जो बच्चों को उनकी पूरी क्षमता से विकसित होने और काम करने देते हैं, वो समाज 3 गुना तेजी से विकास करते हैं। और इसीलिए जरूरी है कि बच्चों को किसी भी खतरे से बचाया जाए। और यह खतरा अगर भारत के शहरों पर मंडरा रहा है तो ये सबसे खतरनाक है। और यह हमारी जिम्मेदारी है। और यह हमारी जिम्मेदारी इसलिए क्योंकि इन बच्चों को हम इस दुनिया में लेकर आए। इतना खतरनाक इस वक्त मौसम और वातावरण है कि आप अपने बच्चों के आज़ादी के पर कतर रहे हैं, उन्हें घरों में कैद कर रहे हैं, उनके चेहरों को छिपा रहे हैं, क्योंकि हवा में मौजूद जहरीली गैस और बेहद छोटे कण हमारे बच्चों को खत्म कर देंगे, हमारे बच्चों को बीमार कर रहे हैं। खतरा कितना बड़ा है ये जानने से पहले कुछ आंकड़े आपके सामने रख रही हूँ। ये आंकड़े आपको अपने इलाकों में साफ तौर पर नजर आएंगे इस वक्त। ये आंकड़े दिल्ली की अलग अलग जगह से जुटाए गए आंकड़े हैं। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में हवा की गुणवत्ता का सूचकांक रहा 432। दिल्ली के सोनिया विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा 445, मंदिर मार्ग 430, मथुरा रोड 410, ITO 452, रोहिणी 418। एयर क्वालिटी इंडेक्स मतलब हवा की गुणवत्ता को नंबरों में मापा जाना। एक ग्राफ दिखाती हूं। ये जो ग्राफ है इसको आप ऐसे समझिए, 0 से लेकर 500, ठीक है। अब 0 गुड है, 50 मॉडरेट है, अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप, अनहेल्दी ये मतलब 100 से लेकर 200, और 200 से 500 आप जाएंगे तो वेरी अनहेल्दी और हिजारस। 0 से 50 तक आपको हरा रंग नजर आ रहा होगा, बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं है, बेहद थोड़ा प्रदूषण है, हवा सांस लेने लायक है। फिर पीला आता है, मॉडरेट है, 50 से 100, हवा हल्की प्रदूषित है, आमतौर पर इस हवा में सांस लेने से ज्यादा परेशानी नहीं होती। फिर आता है 100 के बाद शुरू हो जाती है परेशानी। फिर आप 300 के आंकड़े तक पहुंचिए, गंभीर कैटेगरी, और फिर वो कैटेगरी जिसे कहते हैं जहरीला, हिजारस। बात बच्चों से शुरू हुई है और बच्चों पर ही लेकर जानी जरूरी है। दिल्ली में आज के प्रदूषण स्तर के माने क्या है आप जानते हैं? मान लीजिए आपके बच्चों को 24 घंटे के लिए कमरे में बंद कर दिया जाए और कमरे में हर घंटे 5 सिगरेट जलाई जा रही है, जिसका धुआं ना चाहते हुए भी बच्चे को इनहेल करना होगा। 24 घंटे में कितनी सिगरेट का धुआं आपके बच्चों के फेफड़े में पहुंच गया? फिर रिपीट कर रही हूं। मान लीजिए कि एक बच्चा 24 घंटे के लिए कमरे में बंद है और हर घंटे इस कमरे में 5 सिगरेट जल रही है, जिसका धुआं कहीं और नहीं जा सकता है, बच्चे के फेफड़े में जाएगा। तो 24 घंटे में कितनी सिगरेट का धुआं आपके बच्चे के फेफड़े में जा रहा है? 120 सिगरेट का धुआं। अंदाजा लगा लीजिए आपके बच्चे के फेफड़ों का इस वक्त क्या हाल होगा। वो बच्चा जब कमरे से बाहर निकलेगा तो सांस ले पाने की हालत में होगा क्या? धुएं से उसके लंग्स किस तरह बेहाल हो चुके होंगे ये मुझे बताना होगा। यही हाल है दिल्ली के लोगों का, प्रदूषण से बेहाल हो चुके हैं। धुआं होता तो हमारे लंग्स और हमारा शरीर शायद लड़ भी लेता, लेकिन यहां मामला धुएं से कहीं ज्यादा है। दिल्ली की हवा में धुएं के साथ बेहद महीन कण हैं जो हमारे शरीर को और ज्यादा बीमार कर रहे हैं। इन कणों को हम PM10 और PM2.5 कहते हैं। इसका मतलब क्या है? PM10 वो होता है हवा में मौजूद छोटा कण जो आंखों से नजर नहीं आता। इसमें धूल और धातु के छोटे छोटे कण शामिल होते हैं। इनका व्यास होता है 10 माइक्रोमीटर से भी कम, इसीलिए इसे PM10 कहते हैं। और PM2.5 क्या होता है? PM10 से भी 4 गुना छोटे कण जो हमारे शरीर में पहुंचकर शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। इन कणों में पटाखों, पराली जलाने से होने वाली जहरीली गैसों का धुआं भी शामिल है। आजकल जो धुंध सी आपको नजर आती है ना, कम विजिबिलिटी, वो PM2.5 कणों की वजह से है। और
अब ये भी आप समझ लीजिए कि ये छोटे कण इंसान के शरीर में पहुंचकर करते क्या हैं। प्रदूषण हमें आंखों से नजर नहीं आता है, महसूस होता है कि कुछ ठीक नहीं है। इसमें मौजूद कण आसानी से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और फिर ये प्रदूषण क्या करता है, ये आपके फेफड़ों को टारगेट करता है, आपके दिल को टारगेट करता है और आपके दिमाग को अपनी चपेट में ले लेता है, आपकी आंखों को तबाह करने की शुरुआत कर लेता है। क्या नुकसान होता है? प्रदूषण से बचने के लिए क्या कुछ जरूरी है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन PM 2.5 और PM 10 पार्टिकल्स सांस के साथ हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, लंग्स में जाकर बैठ जाते हैं, फेफड़ों में संक्रमण को बढ़ाते हैं, जिससे हमारा शरीर लड़ना शुरू करता है, क्योंकि ये तो फॉरेन पार्टिकल्स है ना। ये छोटे छोटे कण हमारे शरीर के डिफेंस मैकेनिज्म को टारगेट करते हैं और शरीर में और गहराई तक पहुंच जाते हैं। अब प्रदूषण से हमारे शरीर को होने वाले नुकसान को आप समझिए। ये नुकसान इतना खतरनाक है कि इससे लड़ पाना मुश्किल है। प्रदूषण की वजह से फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, दिल के जरिए ब्लड स्ट्रीम में पहुंचकर ये ब्लड वेसल्स को चोक करता है, जिससे BP बढ़ता है और हार्ट अटैक का खतरा होता है। हार्ट जो है वो आपका कमजोर होता चला जाता है। हाई ब्लड प्रेशर से ब्रेन स्ट्रोक होने का भी खतरा बढ़ जाता है। और मैं आपको डरा नहीं रही हूं, मैं आगाह कर रही हूं, सावधान कर रही हूं। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, उसमें COPD है या अस्थमा है या ब्रोंकाइटिस है या एलर्जी है, कफिंग है, स्नीजिंग है, रनिंग नोज है, नेजल कंजेशन है, चेस्ट कंजेशन है, ये समस्याएं बढ़ सकती हैं। दूसरा, जो हार्ट के पेशेंट्स हैं उनके लिए हार्ट की दिक्कत हो सकती है, हार्ट फेलियर हो सकता है, ब्लड प्रेशर उनका बढ़ सकता है। इसके अतिरिक्त हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है लॉन्ग टर्म अगर पोल्यूशन में एक्सपोजर रहता है। डॉक्टर DK गुप्ता को आप सुन रहे थे। दिल्ली में प्रदूषण से हर इंसान परेशान है और इसमें कोई कैटेगरी नहीं है, सब बेहाल है। और सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है तो वो बच्चे हैं। और क्यों परेशान है? क्योंकि बच्चों के लंग्स परिपक्व नहीं होते हैं, वो पूरी तरह विकसित नहीं होते हैं। बड़ों की अपेक्षा उन्हें सांस लेने की रफ्तार बढ़ानी पड़ती है, होती है, बढ़ानी क्या पड़ती है, यानी वो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। जब सांस जल्दी जल्दी लेंगे तो पार्टिकलेट्स जो हैं, पॉल्यूटेंट्स जो हैं, वो उनके शरीर में ज़्यादा पहुँचेंगे। यहाँ से आपको इस बात को समझना होगा कि ये स्थिति कितनी गंभीर है। बहुत सारे लोगों को जिनको किडनी की समस्या है या डायलिसिस में है या लिवर फेलियर में है या कैंसर पेशेंट्स हैं जिनकी इम्यूनिटी कम है, तो उन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनको इन्फेक्शन जल्दी पकड़ लेते हैं वो लोग, वो दिक्कतें हो सकती हैं। बच्चों और बुजुर्गों में बात करें तो उनके जो डायबिटीज, जो हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स हैं, उनकी डायबिटीज बिगड़ सकती है, हाइपरटेंशन बढ़ सकता है। तो ऐसे लोगों को अपनी दवाइयाँ नियमित चेक करानी चाहिए, तो ऐसे लोगों को डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, तो उसका ध्यान रखना चाहिए, डाइट का ध्यान रखना चाहिए। मेरे हाथ में 2 पन्ने हैं और इन दोनों पन्नों में रिपोर्ट है, ठीक है। ये जो पहली रिपोर्ट है वो साल 2020 की है। ये रिपोर्ट ग्रीन पीस साउथ ईस्ट एशिया और स्विस फर्म IQAir की है। और अब मैं आपको दूसरी रिपोर्ट बताती हूँ। ये जो दूसरी रिपोर्ट है ये IIT कानपुर की है। ग्रीन पीस और IQAir की रिपोर्ट क्या कहती है वो भी जान लीजिए। साल 2020 में दिल्ली में 54,000 प्रीमेच्योर डेथ्स यानी मौत प्रदूषण से हुई। ये ग्रीन पीस की रिपोर्ट पढ़ के बताती हूँ। दिल्ली सस्टेन एंड एस्टिमेटेड 54,000 unavoidable deaths due to PM 2.5 air pollution in 2020 और 1 death per 500 people। 54,000 प्रीमेच्योर डेथ्स जो हैं वो प्रदूषण की वजह से हुई, समय से पहले। और IIT कानपुर की रिपोर्ट क्या कहती है? एयर पोल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 18% ऑफ द टोटल एनुअल प्रीमेच्योर डेथ्स इन इंडिया। ये रिपोर्ट कहती है कि भारत में 18% प्रीमेच्योर डेथ्स प्रदूषण की वजह से होती है। ये हालात दिल्ली के हैं, देश की राजधानी के, दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली के हैं। और दिल्ली की इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन है? ये किसकी जिम्मेदारी है कि दिल्ली प्रदूषण मुक्त हो, दिल्ली में प्रदूषण ना हो? आपको एक सर्कल दिखाती हूं। ये सर्कल जो है वो जानबूझकर बनाया गया है। पहले ये बार ग्राफिक्स आप देख लीजिए। 23 अक्टूबर को पराली के धुएं से परेशान दिल्ली में 23%,
26 अक्टूबर को 25%, 2 नवंबर को 36% और 6 नवंबर को 30%। पराली से और उसके धुएं से परेशान दिल्ली का ये परसेंटेज है। बेधड़क पराली जो है वो जलाई जा रही है, बिना ये सोचे कि पराली जलाने से किसी दूसरे शहर के लोगों का दम घुट सकता है कि नहीं। हमारे समाज के ठेकेदार जो बनते हैं वो भी किसानों को समझाने की कोशिश नहीं करते कि पराली जलाने से परेशानी बढ़ेगी। हमारे शहरों में रहने वाले लोग रेड लाइट पर गाड़ियों का इंजन बंद करने में उनको परेशानी होती है। दिल्ली की सरकार, उसे तो सिर्फ और सिर्फ बयान देने से मतलब है और ज्यादातर यू टर्न लेने से, भाग जाने से मतलब है। दिल्ली की सरकार को तो आम आदमी से सच में कोई लेना देना नहीं है। आप पहले 2 बयान सुन लीजिए। एक बयान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का है, जो उस वक्त का है जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, और दूसरा बयान दिल्ली के मंत्री गोपाल राय का है। कब का? जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। दोनों को सुनिए आप। अब वो किसान क्या करता है, अब उसको अगली फसल उगानी है, वो इस पराली को हटाने के लिए तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, वो उसमें आग लगा देता है सारी पराली में। 1 दिन के अंदर उसकी सारी पराली जल जाती है, जो सारा खेत था साफ हो जाता है और वो अपनी अगली फसल जला देता है। वो सारा धुआं इस टाइम जो हवा चलती है ना, वो पंजाब और हरियाणा से हवा दिल्ली की तरफ आती है, वो सारा धुआं दिल्ली के अंदर आके ऊपर आसमान पे छा जाता है। सेक्टर में पंजाब में पराली पिछले साल से आधी जली है, केंद्र सरकार का आंकड़ा है, उन्होंने भी जारी किया, लेकिन पराली जल रही है। लेकिन उस पराली का, पंजाब के पराली के धुएं का आज दिल्ली पे उतना असर नहीं है जितना हरियाणा उत्तर प्रदेश का है। क्यों? क्योंकि हवा की स्पीड ही नहीं है। हवा जब चलेगी, नॉर्थ वेस्ट की जब हवा चलेगी तभी तो पंजाब से पराली यहां आएगी। अभी तो जो इसके चारों तरफ का धुआं है वही इसको चोक कर रहा है। हरियाणा में जो पराली जल रही है, जो उत्तर प्रदेश में पराली जल रही है, उसी का धुआं तो दिल्ली पहुंच रहा है, हवा ही नहीं चल रही है। निर्लज्जता नाम की कोई चीज होती है? आप दिल्ली सरकार के बयान को सुन रहे हैं ना। जब सरकार से बाहर थे तो आरोप दूसरी सरकारों पर मढ़ देने में कोई परेशानी नहीं थी, कोई लज्जा नहीं थी। जब खुद सरकार में आए तो देख रहे हैं हवा नहीं चल रही है, हवा चल रही है, हवा वहां चल रही है, हवा यहां चल रही है। एक चार्ट देखिए आप, दिल्ली में रोजाना पराली की वजह से कितना प्रदूषण हो रहा है वो एक बार फिर से आपके सामने रखना चाहती हूँ। 23 अक्टूबर को दिल्ली के प्रदूषण में 23% पराली का हिस्सा था। 26 अक्टूबर को यह आंकड़ा 25 हुआ। 2 नवंबर को दिल्ली की जहरीली हवा में जलती हुई पराली का हिस्सा 26% हुआ। 3 नवंबर को 36 हुआ। 6 नवंबर को दिल्ली के प्रदूषण में जलती हुई पराली की हिस्सेदारी 30% रही। लेकिन आंकड़ा आप देख रहे हैं छोटा मोटा नहीं है। ये पराली कहां सबसे ज्यादा चलाई जा रही है? पंजाब में, उस राज्य में जहां सरकार आम आदमी पार्टी की है, जहां के मुख्यमंत्री भगवंत मान है। किस टिकट पर लड़े हैं? आम आदमी पार्टी की। और अब एक तस्वीर जो मैंने शुरुआत में दिखाई थी, आम आदमी पार्टी पीएम की तस्वीर लगा रही है ना, यहां तस्वीर अरविंद केजरीवाल की होनी चाहिए, यह तस्वीर भगवंत मान की होनी चाहिए। दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है, सांस लेने लायक नहीं है। और दिल्ली के सीएम कहां है? पंजाब के सीएम कहां है? पराली कहां जलाई जा रही है? जवाब दूं आपको। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 2 नवंबर को मध्य प्रदेश में थे। उनके साथ कौन थे? पंजाब के सीएम। 8 नवंबर को कहां हैं दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री? दोनों सबसे बड़े चेहरे मध्य प्रदेश में हैं। क्या कर रहे हैं? प्रचार, बिजी हैं। दिल्ली के सीएम वो नेता हैं जो पराली से पैसे बनाने के दावे कर रहे थे, पराली को केमिकल के छिड़काव से खाद में परिवर्तित करने के सपने दिखा रहे थे। क्या हुआ उन दावों का? मैं आज पूसा इंस्टीट्यूट, जो हमारे देश का खेती के मामले में सबसे अहम इंस्टीट्यूट है, सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है, राष्ट्रीय स्तर का इंस्टीट्यूट है, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन लोगों ने इसका समाधान निकाल के एक बायो डिकम्पोजर बनाया है, एक घोल बनाया है, बायोकेमिकल बनाया, घोल बनाया है। उस घोल को अगर आप खेत में छिड़क दें तो 20 दिन के अंदर आपकी जितनी पराली है उसको जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खाद बन जाएगी अपने आप। करनाल में पराली से सीएनजी बनाने का बहुत बड़ा कारखाना शुरू हो चुका है। तो पराली से सीएनजी बनती है।
क्यों नहीं बनाते हम लोग? अगर पराली से सीएनजी बनाने लगे और वो फैक्ट्री जब किसानों से पराली लेती है तो किसानों को पैसे देती है। एक और बयान जो वायरल हो रहा है, एक टीवी चैनल को उन्होंने कहा था कि कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि साल भर में इसे बंद कर दे, खत्म कर दे, 1 साल दीजिए मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं पूछती हूँ क्यों नहीं अब तक ये ठीक हुआ है? अब तो हम 2023 पे खड़े हैं, 2022 में ये बयान दिया था और उससे पहले तो न जाने क्या क्या बयान दिए थे साहब आपने। क्यों अरविंद केजरीवाल ने ये जो तकनीक अभी बता रहे थे उससे बिजली बना ली? क्यों नहीं पराली से बिजली पैदा कर ली? क्यों नहीं पंजाब की पराली को खाद में तब्दील कर दिया? इन सवालों के जवाब से केजरीवाल और भगवंत मान भाग नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और पंजाब की सरकार को फटकार लगाई है। क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि देखिए, प्रदूषण का मुद्दा राजनीतिक लड़ाई का मैदान नहीं है, ये लोगों की हेल्थ से खिलवाड़ है। आप इस मामले को दूसरों पर थोप नहीं सकते। आप पराली जलाने को क्यों नहीं रोक पाए? प्रदूषण रोकने के लिए सरकारें सख्त कदम उठाए तो बेहतर है। कोर्ट ने अपना बुलडोजर शुरू किया तो फिर हम नहीं रुकेंगे। अब आप बताइए, आपकी सेहत से खिलवाड़ कौन सी सरकार कर रही है? ये सवाल आप सभी को पूछना भी होगा, क्योंकि ये सवाल हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है, हमारे भविष्य से जुड़ा है। आइडियोलॉजी भी तभी रहेगी जब भविष्य रहेगा, इतना याद रखिएगा। और आज हम बात करेंगे ये मेरा हिंदुस्तान है। यहाँ हम हमारी संस्कृति की, हमारी जड़ों की बात करते हैं, रंगोली की बात करेंगे। रविवार को दिवाली है। दिवाली पर ज़्यादातर घरों में या तो गेट के बाहर रंगोली बनाई जाती है, जिसे कई जगह अल्पना या मांडना भी कहते हैं। अल्पना शब्द संस्कृत के आलेपन शब्द से निकला है। आलेपन का मतलब होता है लेप करना, आलेपन। अल्पना को ही मांडना भी कहते हैं और इसी का एक रूप है रंगोली। लेकिन रंगोली क्यों बनाई जाती है? क्यों भारतीय संस्कृति में हर शुभ कार्य के दौरान घरों के बाहर या सड़कों पर रंगोली बनाने की परंपरा है, आप जानते हैं? रंगोली का पहला लिखित जिक्र जो है वो वात्सायन के काम सूत्र में मिलता है, जिसमें जिन 64 कलाओं के बारे में बताया गया है उसी में से एक है रंगोली। और ऐसा नहीं है कि वात्सायन ने ही पहली बार रंगोली का जिक्र किया था। उनसे पहले हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की सभ्यता की खोज में भी रंगोली के चिन्ह मिले हैं। यानी हमारी संस्कृति में हजारों साल से रंगोली बनाने की परंपरा है। अगर परंपरा है तो उसके पीछे कोई विज्ञान तो होगा ही, क्योंकि हमारी संस्कृति में हर परंपरा का वैज्ञानिक महत्व बड़े लेवल पर है, जो समय समय पर साबित होता रहा है। दरअसल शरीर में जो 7 चक्र होते हैं, जिसे कुंडलिनी भी कहते हैं, और जो रंगोली बनाई जाती है ना, वो उन 7 चक्र से प्रेरित है। जैसे शरीर के सबसे निचले हिस्से में मौजूद पहला चक्र, जिसे रूट कहा जाता है, उसकी आकृति को आप देखिए। ये आपको रंगोली में कई बार दिखी होगी। इस रंगोली को जब आप देखेंगे तो हमें सुरक्षा और स्थायित्व का बोध करवाएगी। ऐसे ही 7 चक्र की अपनी खासियत है, जिसे भारत में बनने वाली रंगोलियां जिससे प्रेरित हुई हैं। जैसे दूसरा चक्र, जिसे सेक्रल कहते हैं, वो हमारे अंदर क्रिएटिविटी लाती है। तीसरा होता है सोलर प्लक्स, जो विल पावर पैदा करता है। चौथा हार्ट, जो हमें प्यार और खुशी देता है। 5वां थ्रोट, जो निर्णय लेने की क्षमता देने वाला चक्र है यहाँ पर। और छठा चक्र होता है थर्ड आई, जो है तो काल्पनिक, थर्ड आई। और 7वां होता है क्राउन, जो आध्यात्मिक भाव पैदा करता है। यानी रंगोली में बनने वाली हर आकृति हमें अलग अलग एनर्जी देती है, जो हमारे शरीर के हर हिस्से को रिप्रेजेंट करती है। और इसीलिए भारत में रंगोली की परंपरा बहुत खास है। जैसे हमारी परंपराओं में विविधता है, वैसे ही हमारी भाषा बोलियां भी अलग अलग है। हर जगह वो बदल जाती हैं, इसीलिए रंगोली वही है, लेकिन उसके नाम अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। जैसे बिहार में अरिपन, छत्तीसगढ़ में चौकपूर्णा, गुजरात में साथिया, पश्चिम बंगाल में अल्पना, कर्नाटक में रंगवाली, हिमालय में कुमाऊं क्षेत्र में एपण, आलोक थाप,
तमिलनाडु में कोलमठ, राजस्थान में मांडना, उड़ीसा में ओसा, केरल में पुविडल या कोलम कहते हैं। हालांकि रंगोली और राजस्थान के मांडना में थोड़ा सा अंतर है। मांडना गीले रंगों से बनता है और सूखने के बाद लंबे समय तक वो रहता है, जबकि रंगोली में सूखे रंगों का इस्तेमाल होता है जो हटा सकते हैं आप। हमारी संस्कृति जिसमें विज्ञान मिला हुआ है, कला भी है, भावनाएं भी हैं। इसी के साथ अब मुझे इजाज़त दीजिए और बने रहिए भारत 24 के साथ।